हेलो मेरे प्यारे साथी, नमस्कार। स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के सेट नंबर 1 प्रैक्टिस सेट। ये हमारा पहला है। इसमें हम टॉप 30 प्रश्न देखने वाले हैं जो हूबहू आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ये सभी जो क्वेश्चन हैं वो आपको मिलने वाले हैं, वो आपको 2024 के एग्ज़ाम के मिलने वाले हैं। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन आपके लेटेस्ट हैं। देखिएगा किस तरीके के प्रश्न बने थे। तो ये आपके पहली शिफ्ट के आपके क्वेश्चन हैं कुछ, तो देख लीजिए इनको कैसे आपको हल करना था। यहाँ पर पहला प्रश्न है और ये सभी के सभी जो क्वेश्चन हैं वो आपके हिंदी से रिलेटेड हैं। हिंदी के क्वेश्चन हैं, हिंदी भाषा से रिलेटेड। ठीक है, व्याकरण से संबंधित और कुछ रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, टॉप 30 प्रश्न इसमें मिलने वाले हैं। डेली हम आपको एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे हिंदी से रिलेटेड। ठीक है, तो देखिएगा आपको किस तरीके के क्वेश्चन मिले थे और अगर आप होते तो आप क्या आंसर लगाते। तो लास्ट में अपना स्कोर भी बताइएगा कि आपने 30 में से कितना स्कोर किया है। बालक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, बालक एक शब्द है, इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा है कि इसका जो है स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, मतलब फीमेल रूप में क्या होगा इसका नाम। तो बात करेंगे, हमारे पास 4 विकल्प हैं, बालिका, बालिनी, बाल्य और बाल्या। तो इनमें से हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए इसका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही है क्योंकि बालक का जो स्त्रीलिंग आपसे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन लिखा है हमारा, सत्य बोलो। सत्य बोलो वाक्य में क्रिया का प्रकार है। तो सत्य बोलो जो वाक्य दिया हुआ है इसमें जो क्रिया प्रयोग में की गई है कौन सी है, सकर्मक, अकर्मक, आज्ञार्थक या प्रेरणार्थक। तो इसका जो आंसर है वो क्या होने वाला है, तो हमारा आंसर हो जाएगा आज्ञार्थक। ठीक है, सत्य बोलो, खड़े हो जाओ, दरवाज़ा बंद करो, इस तरीके के अगर सेंटेंस आपको मिलें तो ये क्या है, आज्ञार्थक होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अब हम तीसरे प्रश्न की। तो तीसरा प्रश्न लिखा है आपका, पुष्प का पर्यायवाची कौन सा है। तो पुष्प का पर्यायवाची कौन सा है, कली हो जाएगा, कुसुम, पत्र या दल। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो पुष्प का पर्यायवाची है। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका जो आंसर होने वाला है वो हमारा होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। तो पुष्प, कुसुम, सुमन, प्रसून ये पुष्प के फूल के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, पुष्प, कुसुम, सुमन, प्रसून, फूल। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। आगे चौथा हमारा प्रश्न है, इसमें टॉप 30 प्रश्न मिलने वाले हैं जो कि आपके 2024 के एग्जाम में पूछे गए थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है चौथा कि कठिन शब्द का विलोम क्या होगा। तो कठिन का विलोम क्या होगा, ये तो बहुत बच्चों वाला प्रश्न है। इस तरीके का प्रश्न भी आपको देखने को मिला होगा एग्जाम में। तो सरल, कठोर, कड़ा और सख्त, जस्ट अपोजिट बताना है, विलोम बताना है आपको। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सरल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, सभी लोगों को अपना स्कोर बताना है लास्ट में। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे पाँचवें क्वेश्चन की। तो पाँचवा क्वेश्चन है हमारा, आजीवन। आजीवन शब्द में कौन सा समास है, आजीवन। यहाँ पर विकल्प है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास। तो अगर हम इसमें बात करें इस क्वेश्चन की तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि कहीं भी अगर आपका शुरुआत में अव्यय जुड़ता है, अव्यय जुड़ता है, उपसर्ग जुड़ता है, अव्यय उपसर्ग, ठीक है, तो ये जो तत्व होते हैं, अगर कोई भी शब्द है जिसमें अव्यय जुड़ा हो या उपसर्ग जुड़ा हो, वो हमेशा कौन से समास कहलाते हैं, हमेशा कहलाते हैं अव्ययी भाव समास। तो हम कह सकते हैं इसमें हमें लग रहा है ये जो एक जीवन शब्द है, जीवन शब्द में आगे कहीं ना कहीं आ जो है वो उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक, तो अगर हम कहेंगे आजीवन ये शब्द बना तो हमारा जो शब्द का जो आंसर होगा, जो आजीवन शब्द है यह जो होगा वो अव्ययी भाव समास होगा। क्यों, क्योंकि अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है या उपसर्ग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, छठवें क्वेश्चन की बात करेंगे। तो यहाँ लिखा है नीति शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। ये नीति एक तरीके से ये संस्कृत का तत्सम शब्द रूप है, ये तत्सम शब्द है, जबकि इसका हमें तद्भव या हिंदी रूप बताना है। हमें कौन सा बताना है, आपको हिंदी रूप बताना है इसका। ठीक, कि इसका नीति का जो हिंदी रूप होगा वो क्या होगा। तो हम बात करेंगे इसमें नीति, नीति, नीक या नहीं है, तो इनमें से हमारा आंसर होगा डी। ठीक है, ये आपके सारे ही गलत हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वां प्रश्न। अब बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है प्रश्न 7वां कि सूर्य का समानार्थी शब्द है, तो सूर्य को क्या और लिखा जाता है, भानु, शशि, चंद्र या अंबर। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको पता है शशि, चंद्र, ये अंबर, ये तीनों के तीनों आंसर गलत हो जाएंगे आपकी। ठीक, आपका जो आंसर सही जो सूर्य का होगा वो सूर्य का समानार्थी शब्द जो होगा वो भानु होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ 8वां क्वेश्चन लिखा है आपका, बालक खेल रहा है, इस वाक्य में खेल रहा है कौन सी क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो आपको याद रखना है ये क्वेश्चन बहुत बच्चों वाला होता है, इजी क्वेश्चन है, इसको हम सरल की श्रेणी में लेंगे। आपको याद रखना है यहाँ पर रहा है या रहा था, ये रहा शब्द मिल जाए, चाहे वह क्वेश्चन रहा हो, चाहे रहा था, रहा है, रहा होगा लिखा हो, लेकिन ये क्या है ज़्यादातर सेंटेंस दो में मिलता है, रहा था लिखा मिलता है, ये रहा है मिलता है, रहा, रही, रही या रहे हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, ये भी मिल जाता है। तो आपको याद रखना है ये रहा वाला जो सेंटेंस है, ये आपको वाक्य है, ये कंटिन्यूटी दर्शाता है, यानी कि ये कभी पूर्ण नहीं होता। तो हम कह सकते हैं जहाँ पर भी आपको रहा मिलेगा वो चीज़ आपको अपूर्ण में ले जाना है। ठीक है, अपूर्ण में ले जाना है आपको, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे जहाँ पर भी रहा मिलेगा वो अपूर्ण की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 9वां प्रश्न है, लिखा है हमारे पास कि रचना शब्द किस धातु से बना है। तो रचना इनमें से कौन सा सही करेगा। तो इसमें रच प्लस अणा हो जाएगा, रज प्लस णा हो जाएगा, रच प्लस ता और रच प्लस ता। तो आपको ये ता वाले तो बिल्कुल ही गलत लग रहे होंगे, तो हाँ पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, रच प्लस ना। तो ये रच ना बनेगा, ये क्या बनेगा आपका, रच ना बनेगा। ठीक, तो याद रखेंगे। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा किसने अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्मल शब्द का विलोम क्या होगा। निर्मल, निर्मल, निर्मल का मतलब जो मैला नहीं है, निर्मल का मतलब होता है प्योर, मतलब शुद्ध। ठीक, शुद्ध, तो आपका निर्मल का मतलब तो अर्थ है शुद्ध, तो ये विलोम शुद्ध तो होगा नहीं। उज्ज्वल, ये अंधकार से रिलेटेड है, निर्मलता ये होगा नहीं। अब बचा मलिन, मलिन का मतलब होता है मैला, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा कि निर्मल का जो विलोम है वो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आपने यही लगाया होगा, आशा है आपने यही लगाया होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। तो अगला क्वेश्चन है सिंहासन, सिंहासन किस प्रकार का समास है। तो बात करेंगे सिंहासन, देखिए कितना बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। सिंहासन कौन सा समासन है, कौन सा समास है। तो हम बात करेंगे सभी समास की। अब यहाँ पर ऑप्शन समास में पूछा है, तो कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है। ठीक है, तत्पुरुष समास में ये आपके दोनों पद जैसे एक तरीके से क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। द्विगुणी समास में पहला पद जो होता है वो संख्यावाची होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, संख्यावाची हो जाएगा। बहुब्रीहि समय में किसी तीसरे का अर्थ होता है। ठीक है, ये तीसरे का अर्थ होता है, या हम कहेंगे पर्यायवाची हो गया, वाक्यांश हो जाएंगे। कर्मधारय में क्या होता है, पहला पद विशेषण होता है। ठीक, जैसे नीली गाय तो नील गाय विशेषण होता है। लेकिन हाँ, तत्पुरुष समास में क्या होता है, विभक्ति का प्रयोग होता है। तो विभक्ति का मतलब है, जैसे आपने एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखा है सिंहासन, तो ये क्या हो जाएगा, सिंहासन का मतलब है सिंह के लिए आसन, सिंह के लिए आसन। तो सिंह के लिए आसन जो है इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो के लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया है ये आपका विभक्ति चिन्ह है। ठीक है, करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए, तो संप्रदान, इसमें संप्रदान के लिए इसका यूज़ किया गया है। तो अगर हम इसमें डिटेल में जाएंगे तो ये संप्रदान तत्पुरुष होगा। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। तो इसमें सिंहासन वाले शब्द में आपका आंसर क्या होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चे ये गलत भी किए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ना जो है वो किस प्रकार का शब्द है। तो अगर हम इसमें बात कर रहे हैं शब्द की, तो इसमें जो ना है वो क्या है। देखो सर्वनाम में कुल 11 शब्द होते हैं, जिनमें से ये होता नहीं है, क्रिया ना होती नहीं है। ये तो शब्द लास्ट में ना जोड़ते हैं, जैसे कोई धातु में ना जोड़ दिया जाए, जैसे पढ़ धातु में ना जोड़ देंगे तो पढ़ना एक क्रिया बनेगी, लेकिन डायरेक्ट ना क्रिया नहीं होता है, विशेषण होता नहीं है।
तो ना क्या है, इसको हम बदल नहीं सकते हैं लिंग वचन के आधार पर, तो ये क्या होता है, एक अव्यय होता है। ठीक है, जैसे आपने तथा, लेकिन, किंतु और ये शब्द देखे होंगे जो वाक्यांश के बीच में कहीं लगे होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, बस वो हमें पूरा वाक्य बनाने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, चलिए सजावट के लिए काम आते हैं। तो एक तरीके से अव्यय क्या होते हैं जिन्हें हम लिंग वचन के आधार पर बदल नहीं सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 13वें क्वेश्चन की। तो यहाँ लिखा है क्वेश्चन कि मृग का पर्यायवाची है। मृग का पर्यायवाची कौन सा है? हरिण होता है, सिंह होता है, बाघ होता है, गज होता है। ये क्वेश्चन 100 में से 90% बच्चों ने गलत किया होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें मृग का पर्यायवाची जो पूछा है वो कौन सा है। ठीक है, तो हम बात करेंगे, यहाँ पर ये हरिण लिखा है, यहाँ पर ये हिरण है। ठीक है, अच्छी से ये याद रख लेना, ये हिरण लिखा है। ठीक, तो सिंह, बाघ और गज का तो ये होगा नहीं, तो हिरण का ही ये पर्यायवाची है मृग। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा 14वां। लिखा है अमृत। अमृत शब्द का जो है विलोम शब्द क्या होगा? अमृत का विष हो जाएगा, कि जल हो जाएगा, कि रस हो जाएगा, कि मधु हो जाएगा? तो ये तो बहुत आसान लग रहा है प्रश्न, तो हम यहाँ पर अमृत का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? विष हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करने वाले हैं हम। चलिए 15वें क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ लिखा है गया एक शब्द है, शब्द में कौन सी संधि है? अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से क्या है, ये बच्चे इसको कर भी नहीं सकते, बहुत कठिन प्रश्न भी हो सकता है आपके लिए। ठीक है, तो हम बात करेंगे इसमें गया। तो गया शब्द में कौन सा संधि है या कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर देखो गुण संधि में क्या होता है, एक मात्रा होती है, एक ही, यहाँ पर हम हिंट लिख दें आपको, एक ही या ओ की एक मात्रा होती है तो गुण होता है। अयादि में कहीं बीच में अय, आय, ठीक है, और ये अय और आय होता है। इसके अलावा जैसे आओ, आओ, इस तरीके से होता है। ठीक, तो ये क्या है, इसमें हमारा ये वाला तो है। और यण संधि में क्या होता है, कोई भी आधा अक्षर होता है, आधा अक्षर। अब आधा अक्षर कैसे आता है, आप ऐसे समझें कि आधा अक्षर क्या होगा, या, रा और वा, इन तीन शब्द से पहले आधा अक्षर आता है, तो इनसे पहले क्या होगा, आधा अक्षर होगा। तो इनमें से कौन सा, गया, गया, गया। तो हमें लग रहा है ये आय, आय वाला साउंड जरूर लग रहा है। ठीक है, तो ये हमारा अयादि संधि होना चाहिए। ठीक, तो ये अयादि संधि होना चाहिए, यण होगा नहीं, ये संधि है नहीं इसमें, या तो इसमें अयादि संधि होगा। ठीक, तो एक बार इसको गूगल भी कर लीजिएगा आप। ठीक है, तो इसका जो है आंसर कुछ और दिया था, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 16वां क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर लिखा है राम घर गया। राम घर गया, यह जो वाक्य है वो क्या है, विधानवाचक है कि प्रश्नवाचक है, आज्ञार्थक है कि विस्मयादि बोधक है? अब देखो विस्मयादि बोधक कोई इसमें आश्चर्यचकित वाली बात तो हुई नहीं है। राम घर गया, यहाँ पर आपको ऐसा तो पता चल नहीं रहा है कि किसी ने इसमें क्या है, आज्ञा दी हो, तो ये आज्ञा वाला भी नहीं हो सकता। ठीक है, राम घर गया, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी नहीं लगा है, तो ये प्रश्नवाचक भी नहीं होगा, तो ये विधानवाचक या रीतिवाचक होगा। ठीक है, ये विधानवाचक होगा या रीतिवाचक होगा, ये आपका आंसर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 17वीं की। तो 17वां क्वेश्चन लिखा है नव प्लस यौवन। तो नव प्लस यौवन की बात की जाए तो इनमें से हमारा सही संधि कौन सा बन जाएगा इनका? तो इसका बात करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इनमें से, ये नव यौवन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 18वां। ये सभी प्रश्न आपके लेटेस्ट हैं, 2024 के प्रश्न हैं। ठीक है, बस इसमें सन का नाम नहीं लिखा है हमने। सदा एक शब्द है, इसमें किस प्रकार का अव्यय है? तो सदा शब्द में किस प्रकार का अव्यय है? ये संज्ञा है कि विशेषण से रिलेटेड है कि क्रिया विशेषण है कि विस्मयादि बोधक चिन्ह है? ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करें, अगर इसमें क्वेश्चन में लिख दिया है कि ये अव्यय है, तो ये संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण तो होगा नहीं। ठीक है, आपको याद रखना है, अव्यय अगर है तो वो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण हो नहीं सकता, यानी कि क्रिया भी नहीं हो सकता, विशेषण भी नहीं हो सकता, संज्ञा भी नहीं हो सकता और सर्वनाम भी नहीं हो सकता। तो ये जो सदा है, धीरे धीरे है, तेज तेज है, ये जो शब्द हैं वो क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो क्रिया विशेषण के दो और याद रख लीजिए, यहाँ पर धीरे धीरे लिखा होगा या धीमे धीमे।
तो ये शब्द भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है। और तेज तेज मिल जाए तो आपको ये भी याद रखना है, तेज तेज, ठीक है। ये भी आपका पूछा जाता है कई बार। तो ये भी किसके क्रिया विशेषण के प्रकार या एक तरीके से उदाहरण हो जाएंगे। आगे हम 19वें क्वेश्चन की बात करेंगे। तो यहाँ लिखा है आपका प्रेम शब्द। प्रेम शब्द का जो भाववाचक रूप है वो क्या बनेगा? प्रेमी बनेगा कि प्रेम का बनेगा कि प्रेम भाव या प्रेयसी? तो अगर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रेम का भाव या प्रेम भाव। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 20वां क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है, देखेंगे। कृषक शब्द, एक जो है कृषक शब्द, इसमें पूछा है इसमें कौन सा प्रत्यय लिखा है? अक प्रत्यय है कि इक प्रत्यय है, अन है कि ना इन है? अब पहले ये बताइए, पीछे का है तो पीछे का वाला आंसर होगा तो अक होगा कि इक होगा? तो इसमें अन और इन तो होगा नहीं, ठीक। अब यहाँ पर एक बात देखिएगा, कृषक में छोटी ई कहीं भी दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा ना, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, तो अक जरूर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 20वां जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो पहला ही विकल्प हो जाएगा आपका। नेक्स्ट बात करेंगे हम 21वें क्वेश्चन की। तो 21वां क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा है? जो सुने वही बोले, यह किस प्रकार का वाक्य है? जो सुने वही बोले, ये किस प्रकार का वाक्य है? मिश्र है, संयुक्त है कि सरल है, संक्षिप्त? तो संक्षिप्त तो होगा नहीं क्योंकि ये प्रकार है नहीं रचना की दृष्टि से, ठीक है। रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, मिश्रित, सरल, संयुक्त और मिश्रित होते हैं, ठीक है। हो गए ना। अब यहाँ पर क्या पूछा जाता है कि अगर सरल वाक्य होगा तो इसमें एक ही उद्देश्य होगा या एक से ज़्यादा उद्देश्य हो, लेकिन हमारा विधेय सिर्फ एक होगा, यानी कि इसमें सिर्फ क्रिया कितनी होती है? क्रिया एक होती है। और संयुक्त में क्या होता है? एक से अधिक उद्देश्य तो होते ही हैं, इसके साथ साथ 2 या 2 से अधिक विधेय भी हो सकते हैं, यानी कि क्रिया कम से कम इसमें 2 होनी चाहिए, ठीक। क्रिया कम से कम इसमें 2 होनी चाहिए, काम 2 होने चाहिए, और बीच में कहीं ना कहीं और या किंतु इस तरीके के शब्दों से ये जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। और मिश्र वाक्य में क्या होता है? यहाँ पर कहीं भी जो डॉट डॉट यहाँ सोब लिखेगा या जैसा वैसा लिखेगा या जैसे वैसे, ठीक है। तो हम कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं तो इसी से समझ लेना। और आपके 2 वाक्य होंगे तो दूसरा वाला वाक्य पहले पर डिपेंड होगा। अगर हम पहले वाले आगे वाले वाक्य को अगर मिटा दें तो दूसरे का कुछ भी अस्तित्व नहीं रहेगा। तो यही चीज़ है, जो सुने वही बोले, तो वही कौन बोले? जो सुने, यानी कि दूसरा वाला वाक्य पहले पर डिपेंड लग रहा है। और जो शब्द लिखा भी है जैसा वैसा या जो वही, तो ये शब्द जो आते हैं वो किस में आते हैं? मिश्र वाक्य में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे हम 22वें क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? बहुत शानदार प्रश्न। एक शब्द है लिखना। लिखना शब्द किस धातु से बना है? तो आपने देखा होगा लिखना जो है वो आपका लिख धातु होती है। लिख पे ये नीचे हलंत लगा होना चाहिए, प्लस में ना जोड़ना होता है, ठीक है। तो लिखना, लिख धातु इसमें यूज किया गया है, तो लिख धातु इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ जैसे पढ़ना होता तो ये इसमें पढ़ धातु हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 23वां प्रश्न है हमारा, लिखा है उज्ज्वल। उज्ज्वल का विलोम है, आपको याद रखना, ये कई बार एग्जाम्पल जो है उज्ज्वल शब्द शुद्ध वर्तनी में भी पूछा जाता है। तो पहले तो यही क्वेश्चन बनेगा कि उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है। तो आप याद रखिएगा दोनों जा आधे होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये जबकि ये उज्ज्वल गलत लिखा हुआ है, उज्ज्वल की ये वाला उच्चारण की दृष्टि से या वर्तनी की दृष्टि से सही है उज्ज्वल, ठीक है। दोनों जा आधे होते हैं। अब यहाँ पर उज्ज्वल लिख दिया है तो इसका विलोम क्या होगा आपको ये बताना है। तो इसकी बात करेंगे, उज्ज्वल का मतलब अच्छा उजाले जैसा होगा, तो मलिन मतलब मैला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा 23वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 24वां क्वेश्चन लिखा है कि पाद का पर्यायवाची है। तो पाद आपने कई बार देखा होगा, आपने ये छंद जब पढ़े होंगे वहाँ पर आपने इस शब्द का यूज़ बहुत देखा होगा, ठीक है। कितने चरण होते हैं कि कितने पाद होते हैं, तो आपको याद रखना है इस वाले प्रश्न का जो आंसर है पाद का जो पर्यायवाची है वो चरण ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 25वें क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 25वां क्वेश्चन है हमारा, शानदार प्रश्न है कि शुभ का विलोम होगा। तो शुभ का विलोम क्या हो जाएगा? अशुभ हो जाएगा। ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। तो 25वें क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। चलिए जल्दी से देख लेते हैं, 5 प्रश्न और रह रहे हैं। तो 26वां क्वेश्चन क्या है? राम का गाना मधुर है। राम का गाना मधुर है, इसमें जो राम का लिखा है
इसमें ये क्या है, संबंध बोधक है कि काल बोधक है कि नकार बोधक है कि कारण बोधक है। ठीक है, तो इसमें बताना है जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो हम बात करेंगे राम का, मेरा, उसका, ये जो शब्द होते हैं ये काकी के रारी रे, काकी के रारी रे जो शब्द लगे होते हैं वो संबंध बताते हैं। ठीक है, राम का है, मेरा है, उसका है, तो रा री रे या काकी के कहीं भी शब्द मिले तो आपको याद रखना है ये संबंधवाचक होते हैं। ठीक है, संबंध बोधक होते हैं। नेक्स्ट हमारा 27वां क्वेश्चन बात करेंगे हम। तो यहाँ पर लिखा है आपका अधिक, अधिक एक शब्द लिखा है, अधिक शब्द का विलोम क्या होगा, अधिक का मतलब ज़्यादा, तो कम किसका होगा, कम का अधिक हो जाएगा। तो न्यून का मतलब छोटा होता है तो उसका बड़ा होता है, तो ये थोड़ा भी, अल्प भी। तो आपको याद रखना है अधिक का जो सही विलोम बनेगा वो आपका क्या बनेगा, 27 का राइट आंसर ए। अच्छा ये क्या है, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन का जो है ना ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें लगभग सारे के सारे जो विकल्प हैं ना बिल्कुल अपोजिट के ही दिए हैं। क्यों, न्यून का मतलब जैसे अधिक का यहाँ पर अधिक कोण हो जाए तो यहाँ न्यून कोण भी माना जा सकता है। ठीक है, कम का अधिक होता ही है। ठीक है, अधिक का ज़्यादा होता है तो थोड़ा ये कम भी हो सकता है। ठीक है, तो एक बार अल्प ये भी हो सकता है। तो इस प्रकार का ये जो है ना पहला दूसरा विकल्प जरूर बन सकता है इसका। अगर ओरिजिनली अगर देखा जाए क्वेश्चन को, तो अगर हमसे सीधा अधिक शब्द लिखा है तो हम अधिक का कम कर सकते हैं। ठीक, लेकिन आप अगर सोचेंगे तो अगर यहाँ पर ये अधिक कोण होगा तो न्यून कोण भी हो सकता है। अधिक का मतलब ज़्यादा होता है तो ये कम भी होगा या थोड़ा भी हो सकता है, अल्प भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये हो सकता है। लेकिन अगर बिल्कुल एग्जैक्ट लगाएं तो कम का अधिक होता ही, आपको पता है, लेकिन बाकी के आंसर भी हो सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका विवाद में जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28वां क्वेश्चन है हमारा। देखेंगे कि सपना एक शब्द है, इसमें किस लिंग का यह जो शब्द है वो किस लिंग का है। तो सपना जो शब्द है पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है या दोनों है। ये एक लड़की का नाम है तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये जो होगा आपका स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, तो ये जो होगा आपका क्या हो जाएगा, इसमें ये आपका स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही था, और स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। 29वां क्वेश्चन है हमारा। देखेंगे यहाँ पर लिखा है विद्यार्थी एक शब्द लिखा है, इसमें बोला है कि इस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो विद्यार्थी शब्द का बहुत पूछा जाता है, विद्यालय का बहुत पूछा जाता है। तो विद्यार्थी शब्द का जो संधि विच्छेद होगा तो पहले तो आपको ये समझ लेना है कि पहले साइड आपका विद्या आना ही है, यानी कि विद्या तो आएगा ही आएगा। ठीक, प्लस तो विद्या आपका इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि दो ऑप्शन तो गलत हैं। ठीक, अब आपको इन दोनों में से क्या लग रहा है, अर्थी 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 सभी में लग रहा है, तो अर्थी इस तरीके से लिखता नहीं है तो इनमें से अर्थी लिख लीजिए, आप मान लेते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें से कौन सा आंसर लग रहा है। अब ये वाला तो गलत हो ही गया था तो ये वाला विद्या तो रहेगा नहीं, तो बचा कुछ ये है। तो आप ये ऑप्शन बेस हटाकर भी एक सही कर सकते थे, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। और बात कर लेते हैं हम अंतिम प्रश्न की। तो यहाँ पर ये 30वां प्रश्न है हमारा। कलम से लिखो, कलम से लिखो वाक्य में से जो है क्या है। ये कलम से लिखो, ये जो से है ना ये क्या है, ये किसको दर्शा रहा है। तो हम बात करेंगे इसमें संबंध सूचक है कि कारण सूचक है, हेतु कारक है कि अपादान कारक है। तो अपना आपने देखा होगा से जो होता है संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, करण से के द्वारा। ठीक है, तो से जो है वो के द्वारा के सेंस में यूज किया गया है, जो कि करण से के द्वारा विभक्ति में यूज किया जाता है। ठीक है, आपने विभक्ति नहीं अगर नहीं पढ़ी है तो आप देख लीजिएगा, 8 विभक्ति होती हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए या को के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में पर, और संबोधन हे अरे हो अरु। ठीक है, तो इस तरीके के आपके ये टॉप 30 क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए हैं कवर। ठीक है, जो कि आपके 2024 के लेटेस्ट प्रश्न थे। ठीक है, जो आपके यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछे गए थे। तो इस प्रकार हमने ये 30 क्वेश्चन का सेट लिया था। आगे हम फिर आपको 30 क्वेश्चन लेकर आएंगे। इसी तरीके से हम डेली आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। आप अपना स्कोर बताइएगा कि 30 क्वेश्चन में से आपने कितने सही किए हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इसी तरीके से, और वीडियो को शेयर भी कर दें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरीके के जो वीडियो हैं वो हम आपको डेली लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए